हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग सब अच्छा कर रहे होगे, अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे होगे और जो भी आपका पेपर होगा, चाहे फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो, रिलेटेड टू एम कॉम और कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी आपका जो प्रोग्राम हो, आप उसमें ध्यान से पढ़ रहे होगे अपना। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको लग रहा होगा कि यार मेरे लास्ट वीडियो 2 मंथ्स पहले आई थी, तो मैं पूरी आपको ट्राई करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हर बार की 2-3 दिन 4 दिन में एक वीडियो डालते रहूँ, पर ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम का इशू पड़ रहा हो। बट जो कहते हैं ना, थोड़ा सा मैं कहूँगा अपने लिए मेरी मेरी कमी है इसमें, मैं आलस बोल सकता हूँ बेसिकली। उसके कारण ऑफिस का काम कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, तो थोड़ा सा उसमें वो हो जाता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। ये टॉपिक है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। IBO 3 के अंदर ये पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। तो मैं इस वीडियो के अंदर उसका पूरा निचोड़ बता दूंगा आपको। ठीक है, अगर आप इतना भी पढ़ जाओगे, इतने टॉपिक्स आपको पता होंगे, इतनी सारी चीज़ें पता होगी आपको, तो ठीक है, कुछ कुछ छोटे हेडिंग्स अगर आप उसको 2-3 बार कॉपी में लिख के लर्न कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आप टैकल नहीं कर पाओ जिसको। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो फर्स्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। हम सबको पता है कि भाई हर कंट्री, नॉट इंडिया, हर कंट्री यही चाहती है कि भाई उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि दुकान वाला भी यही सोचेगा, अगर मैं 10 रुपये की चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 20 रुपये की तो बेचूँ, मतलब कम चीज़ ख़रीदूँ और ज़्यादा बेचूँ। वैसे ही इसमें होता है, हम इंपोर्ट कम करना चाहते हैं, क्योंकि इंपोर्ट करेंगे ज़्यादा तो क्या होगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या पैसा मिलेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास बढ़ेंगे तो ये हमारा ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी में। तो क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एपेक्स बॉडी बनाई। एपेक्स मतलब बोलते हैं इसको मेन बॉडी, जिसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एक डिपार्टमेंट बनाया कॉमर्स का, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। वो इसका सारा देख रेख करती थी एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। हमें पहली चीज़ क्या देखनी है, एपेक्स बॉडी कौन सी है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, which is responsible for all policies decision relating to infrastructure and export promotion in India। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें भी ध्यान देती थी ये पॉलिसीज़ बनाना, एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना इसके रिलेटेड। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना। ठीक है, ओके। अब this department also responsible for the formulation and monitoring of the export and import policy of India। जो ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जो ये मिनिस्ट्री है, यही आपका डेवलप करती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी, किस पे कितनी ड्यूटी लगनी है, किस पे कितने टैक्सेस लगेगा, कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी, सेस कितने लगेगा, इस टाइप की चीज़ें। तो यही सारा कुछ करती है। इससे हमें 2 चीज़ पता लगी भाई, पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन की एपेक्स बॉडी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यही इसका काम क्या है। इसका काम एक और है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसीज़ भी क्रिएट करती है और उसमें कुछ अमेंडमेंट लाना होता है, वही ये सारा काम करती है। अब आती है बात रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी गवर्नमेंट को ये तो चीज़ पता ही थी भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन करना होगा, हमें पता है एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा करने हैं, उसके लिए हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। अब उसके लिए भी मुझे कुछ चीज़ें बनानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि लक्कड़ पक्कड़ जो भी मुझे मिले बाहर भेज दो। ठीक है, ऐसा नहीं। अगर हम बाहर भेज रहे हैं तो हमारी कंट्री की इमेज डिपेंड होती है इससे। उसको पता लगता है कि इस कंट्री का माल आ रहा है तो इस कंट्री की क्या इमेज होगी, कैसा मतलब पैकेजिंग होती है, कैसा किस क्वालिटी का माल है। ठीक है, बेसिकली तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। अब इस काउंसिल का क्या होता है, वो ये काम होता है इसका इंस्पेक्शन करना कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरा है कि नहीं उतरा। ठीक है, आप समझ लो कुछ सपोज़ कुछ भी प्रोडक्ट बाहर भेज रहे हो लेकिन उसकी पैकेजिंग बेकार है, वो अंदर से प्रोडक्ट है वो बिल्कुल थर्ड क्लास है, तो वो जो ये एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है उसको आगे एक्सपोर्ट नहीं होने देगी। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट किया तो इससे इंडिया की इमेज ख़राब होगी। अगर आपका एक प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में कल को इंडिया को ऑर्डर ही आना बंद हो जाए, वो ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट होगा ना आपके एक ऑर्डर के चक्कर में। ठीक है, तो इसका यही काम है, ये इंस्पेक्शन करता है टू गेट मोर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
मैंने आपको पूरा ब्रीफ में बता दिया कि क्या क्या काम है। ये इंस्पेक्शन करता है आपकी क्वालिटीज़, किस तरह का प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, आपकी जो आप जिसमें भेज रहे हो उसकी पैकेजिंग कैसी है, इस टाइप की चीज़ें। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किए EIA, एक्सपोर्ट एजेंसीज इन डिफरेंट एरियाज, 4 डिफरेंट एरियाज बेसिकली। कलकत्ता, सॉरी ये कोलकाता नहीं है, कलकत्ता है, दिल्ली, चेन्नई एंड महाराष्ट्र, ये 4 हो गए। अब आप देखोगे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस टाइप के एरिया में पड़ेंगे, ठीक है। अब पूरे इंडिया को कवर करने के लिए एक सेंट्रल बॉडी बना दी इन्होंने, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। बट इफ़ेक्टिव वर्क करने के लिए इन्होंने 4 एजेंसीज भी बना दी, डिफरेंट बोल सकते हैं डायरेक्शंस पे। जैसे नॉर्थ में अपनी दिल्ली होगी, ठीक है, वेस्ट में आपका महाराष्ट्र होगी, इस टाइप की ये 4 बना दिए इन्होंने। अब इसको भी और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए अ नेटवर्क ऑफ 61 सब ऑफिसेज एट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, जहाँ पर पोर्ट होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं टर्मिनल, एयरपोर्ट से जा रहा है तो एयरपोर्ट टर्मिनल हो गया, सी बेस से जा रहा है तो अपना सी टर्मिनल हो गया, उधर भी इन्होंने छोटे छोटे सब ऑफिसेज बना रखे हैं। अब जैसे दिल्ली के अंदर अगर मैं टर्मिनल 3 में अपना कोई सामान भेजने जा रहा हूँ तो उधर भी इसका एक ऑफिस होगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो मतलब इन्होंने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। देखा जाए तो भाई पहले तो हमें पता है भाई एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल की ज़रूरत पड़ी, इसके अंडर इन्होंने 4 एजेंसीज बनाई जो डिफरेंट आपके डायरेक्शंस में मिल जाएगी, जैसे आपको दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई, कलकत्ता, ठीक है। अब इसके अंदर भी इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी इन्होंने बहुत सारे ऑफिस बनाए इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स और आपके टर्मिनल्स पे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो रिकॉग्नाइज 21 प्राइवेट इंस्पेक्शन एजेंसीज एंड 7 गवर्नमेंटल इंस्पेक्शन एजेंसीज टू सप्लीमेंट द वर्क ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन। मतलब इस काम के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही काम नहीं करी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 प्राइवेट इंस्पेक्शन एजेंसीज और 7 गवर्नमेंट इंस्पेक्शन एजेंसीज को काम दिया। ये मतलब गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी काम दिया, उधर से 21 प्राइवेट, अब तो बढ़ गए होंगे एक्चुअली, क्योंकि स्टडी मटेरियल से लिया है तो मैंने थोड़ा सा ये हो सकता है चेंज, ठीक है। बाकी बहुत मोस्ट कॉमन आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अकेला काम नहीं किया इसके अंदर। गवर्नमेंट ने 21 प्राइवेट अपने सेक्टर्स से इंस्पेक्शन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको उठाया, अपने 7 इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूट उनको उठाया, और लोगों को जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर उनको सर्टिफिकेट देना चालू किया कि इनकी क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, ठीक है। अब बात आती है एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इन इंडिया। अब इसके ऊपर आपका पर्टिकुलर एक जैसे मैं पॉइंट्स बताऊंगा, इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, 5 मार्क्स 7 मार्क्स 10 मार्क्स का समथिंग आ सकता है, ठीक है। सॉरी, अब बात करते हैं हम, पहला आ रहा है हमारा इसमें, अब इसमें बताना एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन ये मेजर्स क्या क्या लिया है गवर्नमेंट ने। पहला क्या करा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स एंड 100% EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। अब मैं आपको बात बताता हूँ इसमें क्या है ये। पहली बात, अपने EPZ और ये EOU है, होते ये है कि एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर आपकी कस्टम ड्यूटी माफ़ होती है, ठीक है। उधर जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस होता है, जो भी कच्चा माल प्रोसेस होकर एक फिनिश गुड में बनता है, उनका इसका मतलब ये होता है कि ये बाहर एक्सपोर्ट होगा, इंडियन कंजम्पशन के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट आप एक्सपोर्ट करोगे, ऐसा सपोज करती है गवर्नमेंट कि आप एक्सपोर्ट करोगे इसको, क्योंकि आप एक स्पेशल बाउंड्री के अंदर हो, तो गवर्नमेंट आपको स्पेशल प्रिविलेजेस देती है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा आपको बहुत क्या कहते हैं ना, प्रायोरिटी बेसिस पे होता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी माफ़ होती है कच्चे माल की, तो आपका जो कॉस्ट होता है ना ओवरऑल बहुत ज़्यादा चीप हो जाता है। इससे आप अगर आपने जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया है उसको मार्केट में भेजते हो तो कंपटीशन लेवल जो होता है आपको एक अच्छा लेवल मिलता है, आप दूसरे कंट्रीज से कम्पीट कर सकते हो, ठीक है। इसका ये सिर्फ ये इसलिए बनाया गया है। अब ये देर आर 8 EPZ करंट में हमारे पास 8 EPZ है, जैसे फाल्टा हो गया, वेस्ट बंगाल में है, नोएडा में है, अपना नोएडा में है एक, उत्तर प्रदेश, कांडला एंड सूरत 2 हैं जगह पे, गुजरात के अंदर है जो, सेंटा क्रूज महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम AP मतलब आंध्र प्रदेश, एंड कोचिन केरला KL केरला, ठीक है। ये अपने 8 EPZ है अवेलेबल करंट में। मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे। अब देखो
गेटिंग ऑटोमेटिक अप्रूवल्स विद इन 15 days, अदर केसेस नीड बोर्ड अप्रूवल्स विद इन 45 days। मतलब कुछ ऐसे नॉर्मल अपने केसेस होते हैं जो 15 दिन में मिल जाएगी आपको अप्रूवल। किसी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड हो, एक्सपोर्ट अपने इंस्पेक्शन करवा लिया हो, उसका आपको तुरंत नहीं मिलता, कुछ टाइम डिले करते होंगे, 10-5 दिन बाद आपको सर्टिफिकेट रेडी होता होगा, जो भी है, ठीक है। कोई आपका ऐसा मैटर जो कि बोर्ड के पास गया अप्रूवल के लिए, वो भी आपका 45 डेज़ के अंदर आता है। अगर आप इसके अंदर नहीं आते तो आपको उसका 45 डेज से ज़्यादा आपको देना पड़ता टाइम, ठीक है। नो इम्पोर्ट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल गुड, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। देखो सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी इम्पोर्ट लाइसेंस नहीं चाहिए इसके अंदर कैपिटल गुड्स रॉ मटेरियल के लिए। एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग कस्टम ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स रॉ मटेरियल। मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल मैं बाहर से मंगा रहा हूँ भैया, कस्टम ड्यूटी नहीं दे रहा, तो ये वही चीज़ है, इसमें कैपिटल गुड्स भी आ सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो चलो नीड होती है, लेकिन उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए हमें बड़ी बड़ी मशीन्स भी तो चाहिए होती है ना, तो वो कैपिटल गुड्स। हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है समझ लो उस लेवल की, तो मैंने बाहर से, अमेरिका से या रशिया से, कोई भी जगह से मैंने इम्पोर्ट करवाई वो मशीन। किसके लिए? कि मैं इससे भाई कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, फिनिश प्रोडक्ट, और बाहर कंट्री में सेल करूँगा, तो मुझे इसमें कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। अगर मैं EOU क्या कहते हैं अपना बेसिकली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के अंदर मैं आता हूँ तो, ठीक है। 50% ऑफ द प्रोडक्शन इज़ परमिटेड फॉर डोमेस्टिक सेल एट कंसेशनल ड्यूटी रेट्स। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अब 100 समझ लो, 100 चीज़ बनाई मैंने, 100 में से मैं 50 इतना मेरे पास हक है कि मैं 50% जो चीज़ें हैं वो डोमेस्टिकली इसको सेल कर सकता हूँ। बट पहले मेरी कस्टम ड्यूटी माफ़ थी, बट अब मुझे कुछ ये नहीं कि फुल ड्यूटी देनी पड़ेगी, बट मैं कंसेशनल रेट पे मुझे काम बन जाता है, मेरा कंसेशनल ड्यूटी रेट्स में हो जाता है काम। दूसरा पॉइंट आता है अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम्स। ये बेसिकली पहले जैसा ही है, बट इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट की। सब चीज़ें बेनिफिट सेम है, बट इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है अपनी स्टेट गवर्नमेंट की। फिर आता है अपना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, STPs एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से नाम समझ में आ रहा होगा आपको भाई, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ काम है सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी मतलब कि जो अपने बोलते हैं बेसिकली अपने चिपसेट होते हैं, मदरबोर्ड्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर के या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए, हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ होगी, उससे रिलेटेड काम अगर इसके अंदर हो रहा है, इस जोन के अंदर हो रहा है, तो वही आपको सेम बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कस्टम ड्यूटी माफ़ ऑन रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स। ये डिफरेंट एक अब कहते हैं ना स्पेसिफिक कर दिया भाई। सॉफ्टवेयर के लिए अलग से बना दिया इन्होंने, जगह बना दी भाई, सॉफ्टवेयर का काम के लिए ये कर दिया, हार्डवेयर के लिए एक अलग कर दिया, ठीक है। अब जैसे वूलन क्लोथ्स के लिए एक अलग कर दिया, मतलब इस टाइप का इन्होंने बांट दिया इसको, बेनिफिट सबको मिल रहे हैं, लेकिन एक डिस्टिंग्विश करने के लिए बेसिकली, ठीक है। फिर बात आता है अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। मैं इसको ऑलरेडी ही कवर कर चुका हूँ, अब मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर देख लेना, IBO3 के अंदर मैंने ब्रीफली कराया, और ये क्वेश्चन आता भी है, ये आएगा भी, ठीक है, आगे चल के भी, तो उसको एक बार पढ़ लेना। मैंने इसमें बिल्कुल नहीं बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि मैं इसमें बता चुका हूँ ढंग से, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये 1963 में आया था। बेसिकली इसका क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट आपको ना एक असिस्टेंस देती है, गवर्नमेंट आपको रूबरू करवाती है कि भाई मार्केट कैसे चल रहा है बाहर के देश में, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छी अच्छी कंट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रही है, जिनके बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, उनके पास ऐसा क्या है जो कि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, इस टाइप के लिए सेमिनार्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। अब मीटअप्स होते हैं, अब ऐसे ऐसे मीटअप्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ की कंपनियाँ होती है जो एक्सपोर्ट करती है, वो आती है, ठीक है। एक तरीके से कहते हैं एग्जीबिशन होता है, तो मतलब कि एक हमें ओवरव्यू मिलता है कि यार हाँ रियलिटी में ऐसी चीज़ें होती है भाई, ये प्रोडक्ट इस बंदे का बहुत ज़्यादा बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में हमें पता लगता है कि यार इस प्रोडक्ट में ये अच्छी खासियत है, जो मेरे, अब जैसे समझ लो कि यार ऐसा तो है नहीं कि हर प्रोडक्ट अलग ही होता है। अब जैसे मोबाइल है, MI का भी होता है, सैमसंग का भी होता है, एप्पल का भी है, तो मोबाइल ही बेसिकली इनका जो पर्पस है वो कॉलिंग का होता है, बट इसमें इसका फ़ोन ज़्यादा क्यों बिक रहा है, क्या पता इसका प्राइस चीप हो, क्या पता इसका प्रोसेसर तेज, तो वही चीज़ हमें पता लगती है ढंग से बैठ के, जब हम अपने आसपास सब चीज़ों को देखते हैं, जब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अच्छे जो उनके बंदे होते हैं वो समझाते हैं, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट अच्छा देती है, अप्रूवल असिस्टेंट देती है। फिर आता है EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या होता है बेसिकली
मैं आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ही बात करता हूँ। आप एक अपना डाटा शेयर करते हो एक, आप जैसे कहते हैं ना रिक्वायर्ड पर्सन के पास। जैसे मैं अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, मैं आपको उसी क्राइटेरिया में समझाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें काम करता हूँ तो मुझे एक आइडिया में क्या आपको बता सकता हूँ मैं, ठीक है। बाकी इसके ऊपर मैं आप बोलोगे तो मैं इसके प्रॉपर वीडियो भी ला दूंगा ईडीआई के ऊपर, शायद होगी भी, मैं वह देख के, नहीं तो मैं इसके ऊपर वीडियो ला दूंगा। ईडीआई का क्वेश्चन आ सकता है। ईडीआई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, मतलब डाटा इंटरचेंज करना इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, फिजिकली काम इसमें नहीं होता। अब जैसे कि हम बैठे हैं, हमारी कोई शिपमेंट आई, इंपोर्ट आई तो मतलब बिल ऑफ एंट्री हम फाइल करेंगे। अगर हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, अपने कितने पैकेट्स आए, कितने क्या है, कितना वेट है, कितना वैल्यू है, वो हमें कस्टम को दिखानी होती है। अब ईडीआई के अंदर क्या होता है, आप फिजिकली कस्टम के पास पेपर लेकर नहीं जाते। आपको क्या करते हो, आपको एक वेबसाइट दे रखी है, आपको एक सॉफ्टवेयर दे रखा है, आप उसके अंदर अपना एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उस फाइल को जनरेट करते हो, उसी को जिसको पेपर आपको सबमिट करने होते हैं, सारे डाटा उसके अंदर होता है, उसको आप अपलोड कर देते हो। वो अपलोड कर देते हो, गवर्नमेंट कस्टम का है ना, कस्टम के पास वो डायरेक्टली फाइल रिफ्लेक्ट कर जाती है उनकी स्क्रीन पे। फिर वो उनको जैसा भी करना है, सही करना है, गलत करना है, प्रेस करना है, या उसको कुछ फॉल्ट लगा रहा है तो वो चेक लगा देते हैं, फर्स्ट चेक लगा देते हैं, सेकंड चेक लगा देते हैं, इस टाइप की चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये इस टाइप का है। बाकी मैं इसको ब्रीफली आपको ढंग से पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक, ऐसा सामान जिसका पर्पस ये होता है कि भाई ये एक्सपोर्ट होगा, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई पहले तो तुमसे ड्यूटी चार्ज कर लेगी, जैसे कस्टम ड्यूटी जो बनती है, ठीक है। मैं कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, जीएसटी वीएसटी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। जीएसटी भी वापस हो जाती है, सॉरी जीएसटी भी वापस हो जाती है, क्योंकि आप एक बात याद रखना, जब आप अपना प्रोडक्ट बाहर भेजते हो तो आप टैक्सीज को बाहर नहीं बेचते, ठीक है, ये रूल है। तो गवर्नमेंट आपसे पहले तो चार्ज कर लेगी ड्यूटी, बट आप वो जब उस प्रोडक्ट का, इस कच्चे माल का एक फिनिश प्रोडक्ट बनाकर आगे सेल करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो गवर्नमेंट आपको वो ड्यूटी वापस कर देती है जो आपने पहले पे करी थी। एक्सपोर्ट फाइनेंसिस के अंदर छोटे छोटे बैंक्स आ गए जो एक्सपोर्ट कंपनीज़ को भाई फाइनेंस करते हैं। आपको सिंपल पता है यार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस के अंदर फाइनेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा गेम जो क्रेडिट के अंदर चलता है। अब कोई कंपनी क्या होता है भाई, 4 महीने क्रेडिट ले रही है, 5 महीने क्रेडिट ले रही है, अब भाई उसको वर्किंग के लिए तो डे टू डे पैसे चाहिए ना। अब वो कहाँ से कर पाएगी इतना सारा फाइनेंस, अगर छोटी कंपनी है तो यही छोटे छोटे बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स इनको लोन देते हैं उस टाइम के लिए। फिर एलसी के बारे में बताता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है, वो मैं बता चुका हूँ सारा ढंग से। अब लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो वैसे ही लंबी हो चुकी है मेरे ख्याल से, इसके बाद तो कोई बचेगा नहीं बाकी आप, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स हैम्परिंग इफेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन एफर्ट, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमारा एक्सपोर्ट जो प्रमोशन का इफ़ेक्ट है ना, जो हमने सोचा है कि यार इफ़ेक्टिव बनाते हैं इसको, वो इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब उसको धकेल रहा है। हम अच्छा करने की सोच रहे हैं लेकिन वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस कर रहा है, वो अच्छा नहीं हो पा रहा, हमारा काम इफेक्टिव नहीं हो पा रहा। फर्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी गैप। जो अमेरिका में टेक्नोलॉजी चल रही है, जो रशिया में टेक्नोलॉजी चल रही है, मे बी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है राइट नाउ। अगर अवेलेबल भी है तो उस टाइप के हमारे पास वर्कफोर्स नहीं, हमने प्रैक्टिकली उनको ट्रेन कर रखा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, ये हमें पीछा करते हैं भाई। उसके बाद अच्छी टेक्नोलॉजी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर सकता है काम, हम नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात। दूसरा चीज़, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। हर चीज़ एक प्लानिंग से चलती है। अगर आपके पास 100 रुपये है, आपको मैं बोलूँगा 100 रुपये एक दिन में खर्च करने हैं तो आप खर्च कर दो। मैं बोलूँगा 100 रुपये को आपको 10 दिन में खर्च करने हैं तो आप बड़ा सोच समझ के करोगे। पहले जो आपने चीज़ें खरीदी थी मे भी आप वो नहीं खरीदोगे, क्योंकि आप खरीदोगे तो आपके पास पैसे रन आउट हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू चलना पड़ता है। जिसके पास ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा अपने बिजनेस के अंदर। प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट, आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, इसकी क्या डिमांड है मार्केट के अंदर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, ठीक है। आपका मैंने बोला कुछ शैम्पू है, जैसे हम बात करते हैं ईजी की, ईजी वुलन क्लॉथ्स के लिए होता है, गर्मी में कोई उसको यूज़ करता है नहीं, वो सिर्फ सर्दियों के टाइम ही यूज़ होता है, ठीक है। गर्मी में कोई यूज़ नहीं करता उसको, वो सर्दियों के टाइम में ही यूज़ होता है। उसका भी मार्केट देखो ना सिर्फ। अब जैसे कि जहाँ पर गर्मी होती है वो कुछ 4-5-6 महीने के, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसी के लिए टारगेट करता है वो, सिर्फ जो अपना इजी प्रोडक्ट है, जो कपड़े वुलन क्लोथ्स को धोने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, आपके उधर की मार्केट क्या डेवलप कर रही है, लोगों के बारे में अवेयर है कि नहीं है। अगर लोग अवेयर ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपका प्रोडक्ट किसी भी स्टेज में हो,
तो फ़ायदा नहीं है ना उसको। लोगों को पता तो होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन फॉरेन ट्रेड सेक्टर, मैंने आपको फिर बताया था, आपके पास टेक्नोलॉजी है कि आपके पास उस तरह के ह्यूमन रिसोर्स है, उसके उस तरह के ट्रेंड है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उसको यूज़ करने वाले बंदे के पास नॉलेज भी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ाओ लेकिन टाइम टू टाइम अपने बंदों को भी ट्रेन करते जाओ, ठीक है। तो यही सब कुछ था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, मैंने पूरी कोशिश करी। बाकी अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं इसको जल्द से जल्द आपको सॉर्ट आउट करूँगा आपकी प्रॉब्लम को। और पूरी कोशिश है कि 2-4-5 दिन में, हर 4-5 दिन में एक वीडियो तो लाऊँ मैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।